कल आपको जो है इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो का दिया था। अगर आपको वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है तो नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। तभी आपको चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताई हूँ कि जो मनु भंडारी का चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी है, और इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए अब हम लेसन आगे पढ़ेंगे। दी गई नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते मैं नहीं, एक मिनट रखिए ज़रा, हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, थोड़ा और आगे चलूंगी मैं। देखिए मैंने आपको ये लेसन जो है यहाँ तक, दी गई नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लाकर मेरी उल्लेखनीय उपलब्धि का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। यहाँ पे मनु भंडारी बोल रही है कि उनके अंदर एक हीन भावना आ गई थी, क्योंकि जब भी उनके पिताजी जो थे तो जब भी तुलना करते थे, जो कंपैरिजन करते थे बाकी भाई बहनों से, तो मनु भंडारी का जो अपना एक आत्मविश्वास था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। इसीलिए वो कह रही कि जब मेरी लोग बड़ाई करते थे तो भी मुझे जो है विश्वास नहीं होता था। शायद अचेतना की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती थी। यही हीन भावना के कारण क्या होता था, जब भी वो कुछ उनके जिंदगी में कुछ वो अच्छा भी करती थी तो उनको भरोसा नहीं होता था, उनका जो आत्मबल था ना, वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। सब कुछ मुझे तुक्का सा लगता था, मतलब बाई चांस ही ऐसा हो गया मेरी जिंदगी में। पिताजी ने जिस सख्ती स्वभाव पर कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित स्वभाव की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई दी थी। अब वो बता रही है कि भाई पिताजी कैसे थे, मतलब हर एक बात में गुस्सा होते रहते थे, हर एक बात में जो है बच्चों पे शक करते थे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो शक करते थे ना, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। तो जब भी ऐसा होता है कि कुछ बदलाव आता है हमारी ज़िंदगी में, तो हम जो है अपनी भूल के दूसरों के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी शक की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी के किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रहती है। अब जो थोड़ी बड़ी हुई तो उनका जो है उनके पिताजी के साथ से किसी न किसी बात पे जो है बहस होती रहती थी। वे तो ना जाने कितनी रूपों में मुझ में है, कई कुंठाओं के रूप में, कई प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कई प्रतीक्षाओं के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता? तो इन्होंने ये भी 2 तरह की बातें बताई है। मनु भंडारी को लगता था कि मेरे पिता की जो है स्वभाव है, जो उनके विचार है, वो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर आ गया, तो वो हमेशा अपने आप को जो है देखती रहती थी। उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशा में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारे रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। अब मनु भंडारी ने यहाँ पर बताया कि भाई कुछ भी हो जाए, समाज बदल जाए और उसमें बदलाव आ जाए, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है औरतों के साथ में, और उनकी शिक्षाओं के बारे में, और उनसे जो किस तरह से बर्ताव किया जाता था, वो आज भी कहीं न कहीं हमें दिखाई देता है। यानी कि हमेशा औरतों को जो है आदमियों से कमज़ोर समझना, उनको नीचे दर्जे में देखना, वो आज भी चला आ रहा है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी लिखी माँ, धरती से कुछ ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति। अब वो उन्होंने बताया अपनी माँ के बारे में कि भाई माँ कैसी थी, उनकी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत शांत स्वभाव की थी, और उनमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति था। पिताजी हर जाति को अपना पर्याय और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने बोला कि मेरी माँ कैसी थी, बहुत ही शांत स्वभाव की थी, और हम जो भी कुछ माँ से फरमाइश करते थे, हम करते थे या हमारे पिताजी करते थे, माँ जो है उनकी हर काम को, हर एक इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। अब माँ कैसी थी बेचारी, बहुत ज्यादा, मनु भंडारी बता रही है कि बहुत असहाय थी,
और मजबूरी था उनमें, मजबूरी रहता था अपने पति के प्रति, तो उन्होंने या बच्चों के प्रति, तो उन्होंने कहा कि भाई वो मेरी माँ जो है मेरे लिए कभी भी मेरी आदर्श नहीं बन सकी। क्योंकि कोई भी बच्चा कैसा रहता है बच्चों कि उनको अपनी माँ जो है ना लाचार और बेबस, ऐसी माएँ किसी भी बच्चों को इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। बच्चा को लगता है कि भाई माँ कैसी है, मेरे लिए एक बहुत मजबूत होना चाहिए, मैं जो भी कुछ कहूँ मेरी माँ उसमें मेरा साथ दे। और मेरे लिए जब बच्चा छोटा होता है ना तो बच्चों को लगता है कि माँ जो है दुनिया से मेरे लिए लड़े। तो यहाँ पे मनु भंडारी ने बताने की कोशिश किया कि उनकी माँ उस तरह की नहीं थी। उनका माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था लेकिन अपने आप को बहुत असहाय मजबूर दिखाती थी। तो मनु भंडारी नहीं चाहती थी कि मैं भी अपनी जिंदगी में इसी तरह से असहाय या मजबूर रहूं। ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, यह पितृ पुराण अब मैं यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तब मनु भंडारी कह रही कि भाई मैंने अपने माता पिता के बारे में तुम आप लोग को बहुत कुछ बता दिया, अब वो कह रही कि मैं चलिए अब मैं जो है अपने बारे में बात करती हूँ कि मेरा बचपन कैसा था, मेरे भाई बहनों के साथ में, मेरे दोस्तों के साथ में, स्कूल में, कॉलेज में। तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे आगे बताने की कोशिश की है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। अब उनके भाई बहन कितने थे? 5 भाई बहन थे, जिसमें कि सबसे छोटी जो थी वो मनु भंडारी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय शायद 7 साल, यानी कि भाई बहनों में बहुत ज्यादा फर्क था। उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। 7 साल की बच्ची की तो उतना कुछ याद था नहीं, बड़े भाई बहन कैसे थे। लेकिन लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मेरे घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेलते खेल खेल सतोलिया, ये सारे खेलों के नाम हैं। लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलों को, तो कमरों में गुड्डी गुड़ियों का ब्याह रचाना, आसपास की सहेलियों के साथ ये खेल, तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेले और पतंग, कांच पीसना, मांजा सूतना। लेकिन गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। अब ये सारा चीज जो था मनु भंडारी जो है अपने भाई बहनों के साथ में खेलती थी, तो उन्होंने बताया है। और उस जमाने में कैसा था, वो जो है मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे सबके साथ में मिलकर खेलती थी। और हमारी सीमा थी घर। अब इन्होंने लड़के और लड़कियों में फर्क बतलाया। भाई लड़के जो थे वो घर से बाहर जा सकते थे, मोहल्ले से बाहर जा सकते थे, लेकिन घर लड़कियां जो थी उनके घर का सीमा जो था वो घर के भीतर ही था। घर के बाहर उनका जाना जो था उस जमाने में भी उनको बहुत ज्यादा परमिशन नहीं दिया जाता था। हाँ इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी। अब इन्होंने कहा है कि उस जमाने में खाली इतना नहीं था कि घर के लोग ही अपने तक सीमित हो जाते थे, नहीं, पूरा का पूरे मोहल्ले के लोग जो थे वो एक परिवार के जैसे थे, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने में कोई भी पाबंदी नहीं रहती। इसलिए उसने क्या बोला कि भाई हम मोहल्ले के किसी भी घर में जो है आसानी से आ जा सकते हैं। आजकल तो बच्चों हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हमें अगर किसी घर में जाना है तो हमें पहले पूछना पड़ता है, फोन करना पड़ता है। लेकिन पहले के जमाने में कहते ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कहीं भी जा सकती थी। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा था। थोड़े जो घर थे आस पड़ोस के वो कहते वो कह रही कि वो हमारे परिवार के हिस्सा था, यानी कि परिवार के सदस्य के जैसे ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूसता हो रही है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव के महानगरों में फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरा पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो उन्होंने दो चीज के बारे में बताया है। पहले कैसा था जो मोहल्ले का कल्चर था, आजकल कैसा है जो फ्लैट का कल्चर है। तो जो मोहल्ले के कल्चर था उसमें लोग मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और काफी सारे लोगों के साथ में उनका मिलना जुलना होता था। लेकिन जो हमारे महानगरों में जो बच्चों हमारे जो फ्लैट का कल्चर हो चुका है ना, तो पड़ोस कल्चर जिसको कहते हैं, उसमें लोग कैसे हैं, बहुत संकुचित है, मतलब एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, अपने घरों में ही रहते हैं। और उनमें बहुत असहाय और असुरक्षित लोग बन चुके हैं। लोग जो है, आपने देखा होगा कि भाई हम जिस अपार्टमेंट में या जिस फ्लैट में रहते हैं, हमको कई बार ये भी नहीं पता होता है कि भाई हमारे सामने कौन रहता है। तो लोग क्या वो अपने में सीमित कर रह चुके हैं, यानी कि उनको किसी से मिलना जुलना और ज्यादा बातचीत करना अब लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन प्रारंभिक कहानियों में पात्र इसी मोहल्ले के। अब कम से कम उन्होंने 1 दर्जन यानी कि पूरे जो है इतनी सारी कहानियां लिखी है, उसमें ज्यादातर जो कैरेक्टर थे वो उसी मोहल्ले के थे, उनके आस पड़ोस के बच्चों के बारे में ही उन्होंने लिखा है। जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजारा और अपनी युवा अवस्था आरंभ किया, छोटे से वो बड़ी हुई,
एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार के नहीं थे। अब जितना भी इन्होंने देखिए बच्चों यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जितने भी कैरेक्टर थे उनकी स्टोरी के अंदर, वो कह रही है कि वो मेरी फैमिली के नहीं थे, बल्कि आस पड़ोस के जो उनके दोस्त थे वही लोग हैं। बस इसको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी हुई इस बात का एहसास तो मुझे कहानी लिखते समय हुआ। अब ये अनुभव उनको कब हुआ, उन बच्चों के साथ में जो भी उन्होंने बचपन गुजारा, जब वो बड़ी हुई, तो वो कह रही है कि मुझे इतना एहसास कब हुआ जब उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया मनु भंडारी ने। तो उन्होंने देखा कि कहानी में ज़्यादातर पात्र जो है वो उनके दोस्त ही है, उनके आसपास के बच्चे हैं। तो उनको महसूस हुआ कि भाई वो उनके साथ में जो है बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी या उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थी। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधली नहीं किया था। अब काफी समय गुजरने के बाद ही वो कुछ भी भूल नहीं पाई। उन बच्चों के साथ में मिलना जुलना, उनकी भाषा, उनसे बातचीत करना, इन सब बातों को वो आज भी याद रखी हुई थी। बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए। उसके लिए उसे उनको मनु भंडारी को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि भाई उनके साथ में बच्चों के साथ में कैसा टाइम गुजरा, उनके दोस्तों के साथ में। जब उन लोग लिखने बैठी तो घटनाक्रम के बाद यानी कि एक के बाद एक सारी घटनाएं उनके सामने में आता गया और वो अपनी कहानियों में लिखती चली गई। उसी समय के दो साहब अपने व्यक्ति के अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित उठा, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, यह सुखद आश्चर्य का। अब वो कह रही कितने साल गुजर गए, अब मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना जो है सब कुछ कैसे सोच पाई, कैसे लिख पाई। बल लेकिन जब भी वो सोचने बैठती थी उन बचपन की यादों को, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। अब वो कह रही कि उस समय में जो लड़कियां थी उनकी जो शादी का उम्र कितना था, 16 साल था। योग्यता क्या था, मैट्रिक मतलब 10th क्लास। अगर लड़की 16 साल की हो जाती है, 16 ईयर्स की हो जाती है और 10th पास है वो, तो उसकी मैरिज कर दिया जाता है। सन 1944 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त कर लिया। उसकी उनकी बड़ी बहन जो थी सुशीला, उन्होंने 1944 में वो 16 ईयर्स की हो चुकी थी और 10th पास हो चुकी थी। इसीलिए वो क्या हुआ, उनकी शादी हो गई और बहन जो है शादी करके कहाँ चली गई, कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अब भाई बहन भी चली गई और जो दोनों भाई थे वो भी चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। अब जब बहन की शादी हो गई और भाई भी चले गए, तो जो छोटी थी मनु भंडारी, इनको फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस होने लग गया कि भाई अब जो है मैं अकेली हो गई हूँ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। फर्स्ट टाइम उनके फादर जो थे, उनके पिता जो थे, उनको लगने लगा मनु भंडारी की तरफ उनका ध्यान गया। लड़कियों की जिस उम्र में स्कूल की शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और पाक शास्त्रीय बनने के नुस्खे जुटाए जाते, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटिया खाना कहते थे। अब लड़कियां जब पढ़ लिख लेती थी उनको ये कहा जाता भाई अच्छी तरह से खाना वाना पकाना सीख लो, घर का काम काज सीख लो, क्योंकि तुम लड़की हो, आगे जाके तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें दूसरे घरों में जाना है। तो सभी लड़कियों को इस तरह से शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन मनु भंडारी के पिता चाहते थे कि वह किस रसोई से जो है दूर रहे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे रसोई क्या है, भटिया खाना है। बच्चों इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मनु क्वेश्चन आता है कि मनु भंडारी के पिता ने रसोई को भटिया खाना क्यों कहा है। अब क्यों कहा है ये देखिए आप आगे में। उनके हिसाब से वहां रहना अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। भट्टिया खाना, तो भट्टिया खाना का मतलब, तो भट्टी का मतलब था चूल्हा, जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक चूल्हा जलता रहता है, खाना बनता रहता है। तो मनु भंडारी के पिता कहना था कि जो रसोई जो है वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक चूल्हा जलता है और लोग जो है जो भी घर में खाना बनाते हैं, जो गृहिणी होती है, जो माएँ होती है, वो सुबह से लेकर शाम तक उसमें काम करती रहती है। तो उनकी अपनी जो प्रतिभा है वो रसोई में रहने से क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसीलिए वो कहती थी रसोई क्या है, वो भटिया खाना है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते रहते थे और जमकर बहस होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय संलग्न था। अब जो है बहुत सारे नेता लोग जो है वो राजनीतिक पार्टी के नेता लोग उनके घर में आते थे और अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पे जो है बातें करते थे, बहस करते थे। और मनु भंडारी के पिता को ये सब बहुत पसंद आता था। चाय पानी नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते। जब भी मनु भंडारी घर में कोई मेहमान आता था, खास करके जो नेता लोग
आते थे, तो जब भी वहाँ पे वो चाय देने के लिए, उनको कुछ पानी देने के लिए आती थी, तो मनु भंडारी के पिता कहते थे तुम यहीं पर बैठो और जानो समझो कि भाई हमारे देश में जो है वो क्या क्या हो रहा है, देश कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा भाई देश में तो बहुत कुछ हो रहा था। 1942 में क्या हो रहा था कि पूरी देश जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो थे वो देश में दूर दूर तक जो है वो क्या कहते हैं, अपने आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान चल रहा था। पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोधाभास दूर दूर तक कोई समझ में नहीं आता। क्रांतिकारी देशभक्त शहीद में रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आकुल रहता था। अब यहाँ पे जब उनके पिताजी उनको बोलते थे कि यहाँ पर बैठ के सब समझो सुनो, तो उनको इतनी कोई बातें समझ में नहीं आती थी। बस ये लगता था कि जो अंग्रेज है उनकी वो कैसे हैं, बर्बर है, क्रूर है, ये सब बातें उनको, उसको खाली मनु भंडारी को पसंद नहीं आता था। सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में रहने वाली बहस सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचय हुए किताबें पढ़ती थी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि भाई जब मैं 10th क्लास में थी तो सारे बहस जो आपसी नेता लोग होते हैं ना, वो आपस में जब बहस करते थे तो मैं उनको बिना बैठे जो है क्या करती थी, सुनती थी। और जो भी किताबें थी उन किताबों के जो लेखक थे उसके बारे में उनको कुछ ज़्यादा खास नॉलेज नहीं था, वो खाली किताबें जो है बस पढ़ती थी। अब ये सारी किताबें पढ़ती थी लेकिन उनके बारे में उनको उसको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था कि भाई कौन सी राइटर का बुक है। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय। जैसे उन्होंने 10th क्लास किया, 10th पास हुई और इंटर फर्स्ट ईयर में आई, तभी उसकी जो है मुलाकात किससे हुआ था, शीला अग्रवाल से। हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककघरा सीखा। बच्चों, ककघरा का मतलब होता है प्री प्राइमरी से लेकर 10th क्लास तक जो होता है ना उसको बोला जाता है। वहाँ पे जो प्री प्राइमरी के बच्चे को ये सिखाते हैं ना, उसको ही उन्होंने ककघरा बोला है। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और इसी साल नियुक्त हुआ था। वो जो प्री प्राइमरी 10th क्लास था वही आगे जो इंटर कॉलेज बन गया, तो आगे जो है उसने उन्होंने एडमिशन ले लिया। उन्होंने बकाया साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर, शीला अग्रवाल जो थी उन्होंने मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में, मतलब हिंदी के बहुत सारे लिटरेचर्स थे उनके बारे में उन्होंने बताया, बुक के बारे में, राइटर के बारे में सारी जानकारी दी। मात्र पढ़ने को चुनाव कर करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी, किताबों पर बहस बहस की तो 2 साल बीते ना बीते। अब इन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें दिया, बहस करना सिखाया, बहुत सारे राइटर्स के बारे में बताया, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र है, अयज्ञ है, भगवती चरण वर्मा है। ये सारी किताबें इन्होंने पढ़ी, उनके बारे में उन्होंने जाना। उस समय जनिंद्र की छोटी छोटी सरल सहज वाक्य शैली से मैं बहुत आकर्षित हुई। और जो जनिंद्र थे, लेखक जो थे, उन्होंने उसकी किताबें पढ़ी क्योंकि उनको वो किताबें बहुत पसंद आता था मनु मनु भंडारी को, क्योंकि उनके सेंटेंस जो था वो बहुत इजी और बहुत रहता था, तो पढ़ने में समझने में उनके लिए बहुत आसान रहता था। सुनीता का उपन्यास बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास के बारे में बताया, जैसे अय्यर जी का उन्होंने राजशेखर पढ़ा, एक जीवनी पढ़ा। समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ साल बाद नदी के दीपक पढ़ा, उसमें मन को इस कदर बांधा जैसे कि एक ही झोंके में शेखर, यानी कि ये सारे राइटर्स थे उनके बारे में उन्होंने बताया है। इस बार मुझे शायद मूल्यों के मंथन का युग लगा। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी धारणाओं के प्रश्न चिन्ह नहीं लगे, उन्हें विध्वंस किया। इस संदर्भ में जयेंद्र की त्यागपत्र, ये सारी के सारी बुक्स के बारे में उन्होंने बताया है। आगे देखिए, शीला अग्रवाल ने साहित्य के दायरा बढ़ाया। अब शीला अग्रवाल ने कहा कि भाई उतनी किताबें नहीं, बल्कि उससे आगे की किताबें भी आपको पढ़ना चाहिए, बल्कि घर की 4 दीवारों के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का सिलसिला जो पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे स्थितियों का सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। पहले पिताजी क्या बोलते थे कि भाई घर में ही बैठकर सुनो समझो, लेकिन शीला अग्रवाल ने कहा कि भाई घर में बैठकर सुनने समझने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमको वाकई में कुछ बदलाव लाना है देश के लिए, तो इसके लिए तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है मनु भंडारी जो है 1946 और 47 में जो है उन्होंने फिर जुलूस में और हड़ताल में और ये सब में जो है वो भाग लेने लगे, हिस्सा लेने लगे, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इस तरह से जो है पूरे शहर में जो भी कुछ होता था, वहाँ पे जगह जगह जो है जुलूस निकलता था,
उसमें वो भाग लेती थी। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक ही थी उपस्थिति। अब इनके पिताजी को जो है बिल्कुल ये सब पसंद नहीं आता था। पिताजी कहना था कि भाई घर में बैठो, जानो समझो, लेकिन बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मनु भंडारी ने जो है बाहर चले गया और वो हाथ उठा उठा कर नारे नारे में, हड़ताल में, सब में जो है वो भाग लेने लगी। तो ये पिताजी ये बात सुनकर बहुत जो है गुस्सा हो जाते थे। बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था कि किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए यह रगों में लहू की जगह लावा बहता था। निसंदेह सारी वर्जनाएं, सारा भय विध्वंस हो गया। यह तभी जान पाई जब मैं क्रोध से थरथरा देने वाली पिताजी के टक्कर लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ। जनिंद्र की शादी तब तक चलती रही और क्या हुआ कि जब बड़ी हुई तो पिताजी को जो है ये सारी बातें, उनके आपस में जो है टकराव होते रहते थे कि पिताजी कहना था भाई घर में रहो और मनु भंडारी जो है बाहर जाना चाहती थी। तो हर बात में उनके आपस में जो है कुछ ना कुछ टकराव होते रहते थे। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की बहुत बड़ी दुर्बलता थी। पिताजी क्या चाहते थे एक तरफ कि भाई मनु भंडारी जो है वो दुनिया जा मतलब सब जगह लोग उनको पहचाने, समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनकी बेटी का। तो वहीं दूसरी तरफ जो है पिताजी के ये भी चाहते थे कि भाई बाहर ना जाए। तो ये दोनों तरफ जो है दोनों तरह की बातें जो है वो संभव नहीं था। एक दो बार तो कोप से मैं बची। कोप का मतलब क्या था? गुस्सा, क्रोध। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों। ना जाने ना जाने पत्र पढ़ते पिताजी आग बबूला हुए। एक बार क्या हुआ कि उनके जो है प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कि भाई आपकी बच्ची जो है कॉलेज में अनुशासन डिसिप्लिन बिगाड़ रही है, इसीलिए आप आकर मुझसे मिलिए। अब जैसे ही वो लेटर उनके पिताजी के हाथ में लगा कि उनके पिताजी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। पिताजी ये सारी बातें बोलने लगे। वहां जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। उन्होंने क्या बोला, भाई 4 बच्चे हमारे पहले भी पढ़े थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह से कोई हरकत नहीं की। गुस्से से भनाते थे। लौटकर क्या कहर परपा होगा उनका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गया। अब उन्होंने कहा कि जब वो वापस आएंगे तो मुझे मालूम था कि कितना गुस्सा होंगे, इसीलिए क्या हुआ, मनु भंडारी क्या करी, उनकी जो पड़ोस में एक मित्र रहती थी उनके पास जाकर वो बैठ गई। माँ से कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकलेगा, तब बुलाना। अब उन्होंने माँ से कह दिया भाई जब पापा पिताजी लौटकर आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा, उनका जब गुस्सा शांत हो जाएगा उस वक्त मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे खुश है, चली चल तो विश्वास नहीं हुआ। कहीं सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है, तेरा सारा कॉलेज 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट फटकार कर लड़कियों को क्लास में भेजेंगे। अब क्या हुआ जी कि पिताजी तो गए थे तो बहुत गुस्से में, लेकिन माँ ने आकर कहा कि चल घर चल, पिताजी बहुत खुश है। तो उन्होंने पिता के मुंह से ये उनकी तारीफें सुनी कि भाई हमारी बेटी जो है कॉलेज में उसका बहुत ज़्यादा नाम है और उसके इशारों पर पूरा कॉलेज चलता है। और वो चाह रहे थे, कॉलेज के लोग चाह रहे थे कि भाई वो मनु भंडारी को उसके पिता जो है वो अपने घर में बिठा ले, ताकि बाकी जो है वो उस कॉलेज के लड़के लड़कियों को क्लास में भेजे। इस तरह से जो है उन्होंने सोचा हुआ था। कैसे रोके। बेहद गदगद स्वर में पिताजी की ये सारी बातें सुनकर मैं अबाक रह गई। पिताजी बहुत खुश थे। गदगद होना मतलब बहुत खुश होना। अबाक का मतलब होता आश्चर्य। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना अपने कानों पर हकीकत था। एक घटना और आजाद, दूसरी घटना के बारे में इन्होंने बताया है। एक घटना, आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों में हड़ताल की आह्वान किया गया। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बड़ा सा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी चौपड़ पर, यानी चौपड़ का मतलब होता है जो बाजार का जगह होता है ना, उसको चौपड़ कहते हैं, भाषणबाजी की। इसी बीच पिताजी एक दकियानुसी मित्र है। तभी क्या हुआ कि उनके पिता की जो है एक बहुत पुराने से मित्र आए और आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। अरे उस मनु की तो मत मारी गई है। पर पिताजी आपको लेकिन उस मनु की तो मत मारी गई है, मगर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी,
पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को क्या ये शोभा देता है? ये सब कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रहा है आपको या नहीं? तो जो इनके दूसरे मित्र आए थे, उस उन मित्रों ने इस तरह से पिताजी से बातें की। अब जब पिताजी ने ये सारी बातें सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रह गए। बस यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। पिताजी बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि भाई इसका घर से निकलना बंद कर दो। इस सब से बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी का एक बेहद अतरंग। अब क्या हुआ कि एक सुबह के टाइम एक दूसरे मित्र आए, फिर शाम को एक दूसरे मित्र आए, और अब अभिन्न मित्र नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, बड़े उन्होंने बड़ी जो गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मनु, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। तो क्या हुआ, दूसरे मित्र जो थे उन्होंने तो बहुत बुराई की, लेकिन फिर जो एक दूसरा मित्र आया उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। भाई आप तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया, कितना अच्छा तुम बोलती। और उन्होंने उनके पिता को भी कहा कि भाई आपको अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा गर्व होनी चाहिए। जैसे जैसे वो उनकी बेटियों का तारीफ कर रहे थे, वैसे वैसे क्या हुआ, पिताजी का गुस्सा भी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो मेरे मुंह पर प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर के शहर में, अब क्या हुआ यहाँ पे मनु भंडारी ने कहा कि ये तो उनकी बहुत बड़ी दरिया दिली थी जो वो जो है मेरी तारीफ कर रहे थे। हो सकता है कि उस समय लोग इतना कुछ नहीं बोलते होंगे। आज उन्होंने कहा कि जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ सोचती हूँ मैंने क्या बोला होगा। तो इस तरह से जो है मनु भंडारी ने अपने बारे में कहा है। आगे देखिए। बोलते चले गए मैं, उनके मूल पिताजी कितनी अंतर्विहीन के बीच, एक और विशिष्ट बनने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता। पर क्या संभव है, क्या पिताजी को इतना बिल्कुल ही असहाय नहीं था कि उन दोनों के रास्तों ही टकराते थे? पिताजी क्या चाहते थे, एक तरफ कि मेरी बेटी को लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान दे, दूसरी तरफ चाहते थे वो घर में ही रहे। तो इन्होंने कहा कि इस बीच में जो उनका टकराव होता रहता, भाई समाज में मुझे प्रतिष्ठित होना है, लोग मुझे पहचाने, तो समाज के लिए मुझे तो बाहर आना ही पड़ेगा ना घर से। तो इन्होंने क्या बोला, ये दो रास्ते के बीच में जो था मोनू भंडारी और उनके पिताजी का आपस में टकराव चलता ही रहता था। सन 1947 में नई शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग मची। ना मची इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लास बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषेध कर दिया। अब क्या हुआ, 1947 में इनकी जो टीचर थी शीला अग्रवाल, उनको भी नोटिस दे दिया, भाई आपको कॉलेज से बाहर निकाला जा रहा है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि आप जो है लड़कियों को भड़का रहे हैं और आपने कॉलेज का डिसिप्लिन बिगाड़ा है। तो उसके लिए क्या हुआ, कॉलेज के बाकी लोग भी जो है वो स्ट्राइक करने लगे, लेकिन सभी को समझा बुझा कर जो है क्लास में जाने दिया गया। लेकिन 3rd ईयर का जो क्लासेस थे उसको बंद कर दिया गया और जो थोड़े से स्टूडेंट थे उनको बोला गया भाई आप जो है कॉलेज में नहीं आएंगे। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी मचाया गया। कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चीज प्रतीक्षा, खुशी के सामने यह खुशी बिल हो गया। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त सन 1947। भाई खुशी तो मिली, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी क्या थी कि उनको इस बात की खुशी मिली कि शताब्दी का जो था वो देश जो था वो हमारा आज़ाद हो चुका था। तो ये पूरा लेसन था। अब चलिए देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, तो देखिए। पहला क्वेश्चन ये 5 या 6 नंबर का है। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा और कैसा? क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि लेखिका का व्यक्तित्व यानी कि उनके जिंदगी में जो है किस किस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा था और कैसे पड़ा। तो बहुत अच्छे से आपको मालूम है, उनके पिता का पड़ा, उनके माता का पड़ा और उनकी अध्यापिका का पड़ा।
और कैसे पढ़ा ये भी आपको बताया गया कि पिता का व्यवहार कैसा था, माँ का व्यवहार कैसा था, माँ बच्चों के साथ माँ का व्यवहार कैसा था। फिर जब वो बड़ी हुई तो शीला शीला अग्रवाल की जो है अध्यापिका जो थी, वो उन्होंने कैसे उनको प्रभावित किया, ये सारी चीज़ें दी गई है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में विद्यालय में कैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस का था, उसके लिए उनको बताया गया था भाई हड़तालें हो रही थी चारों तरफ, और जो है लोग जो है अपनी दुकानें को नहीं बंद कर रहे थे, ये स्टूडेंट्स जाकर, ये विद्यार्थी जाकर उनकी दुकानों को बंद करा रहे थे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, अपने शब्दों में लिखिए। अब उस टाइम जो ब्रिटिश शासन थे वो हम भारतीयों के साथ में कैसा व्यवहार करते थे, वो सारा का सारा लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखिका के संघर्षमय जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, मनु भंडारी के जीवन से आपको क्या संदेश मिलता है। तो ये लिखना है कि मनु भंडारी ने बचपन में क्या किया, बड़े होने पर क्या किया, और कैसे उनका लाइफ रहा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। आगे चलिए, आगे हम इसमें देखेंगे भाषा की बात। तो भाषा की बात में यहाँ पे जो है आपको थोड़े मुहावरे दिए हैं, जैसे आग लगाना, भड़काना, इस तरह से। और युग्म शब्द ये है ताने बाने, मान मर्यादा, इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये थोड़ा सा शब्द दिया हुआ है। तो ये लेसन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और कमेंट बॉक्स में थोड़े बच्चे ने मुझे कमेंट किया भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये जो है लेसन सुन रहे हैं। और जो स्पेशली फॉर द जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार। बच्चे इसमें जितनी भी ग्रामर दिया हुआ है, मैं ग्रामर का एक बार लेसन बाद में, जैसे लेसन ख़त्म हो जाएंगे, मैं आपके लिए फिर से ग्रामर का चैप्टर वाइज ग्रामर बताऊंगी। आप मेरा वीडियोस देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सब्सक्राइब कीजिए कल्पना हिंदी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हिंदी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।